बात आपके सामने हाजिर है। कर्नल मुख्तार भट्ट साहब आपसे हम बात कर रहे थे, क्या कहते हैं आप? देखिए, बात यह है कि बाजवा साहब ने बड़ा तफसील से बताया, जो अखबारात में भी रिपोर्ट हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। मेरा ये कहना है इस सिलसिले में कि इसमें करप्शन का पहलू कहाँ से आया। पहली बात तो ये है, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस कहाँ मतलब वो हुई अच्छा है। सर, मैं आपको ये बताती चलूं, एक मिनट आप सॉरी, आप कता कलामी की माजरत। 5 अरब रुपए की अराजी है सर, 5 अरब रुपए की। ठीक है, जो कि तो ये प्रॉपर्टी इमरान खान साहब उनकी अहलिया के नाम पे। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का मतलब ये नहीं है कि ही इज दी ओनर। सर इट इज टू रन दैट ऑर्गेनाइजेशन। चादर को चलाने के लिए जी, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ शहरों में बेशुमार ऐसे प्राइवेट इदारे खुले हुए ट्रस्ट हैं, तो ये नहीं है कि वो मालिक हैं। वहाँ वो मालिक नहीं होते, वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो हैं वो पैसा जितना निकालना चाहें सबके उसके ईमा पे निकलता है। लेकिन सर इस केस की एक और चीज मैं आपको बताती चलूं, वो जो पैसा होता है जी वो सर, इट इज स्पेंड ऑन, ये इसी इदारे के ऊपर ही खर्च होता है। ये नहीं है कि वो अपनी जेब में लेके चले जाते हैं या उसके लिए तनख्वाहें लेते हैं। वो सही है कि मॉरली उनको ये चाहिए था कि वो दूसरे लोगों को, न्यूट्रल लोगों अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताती बेहतर था, चलूं, बजाय ये कि फैमिली अफेयर बना लेते हैं। बिल्कुल सर, ये फैमिली अफेयर्स वाली आपने जो बात की ना, ये इस पॉइंट पे मैं आपको लाना चाह रही थी। हुआ कुछ यूं है कि इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में एक और साहब का नाम था, अभी हम ऑन स्क्रीन का नाम नहीं लेना चाह रहे। हुआ कुछ यूं कि कुछ अरसे में बाद जाके फराह शहजादी साहिबा, जो कि करप्शन के इल्जाम जिन पर लगते रहे हैं, और इमरान खान साहब ने भी कहा है कि अगर इल्जाम हैं तो सामने लाएं, फराह शहजादी साहिबा को लाया गया इस पूरे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में। उनके हस्बैंड को भी इन्वॉल्व किया गया। तो क्या ऐसी चीज़ थी कि एक बाहर से बंदा आता है उसको भी आप ट्रस्टीज में डाल सकते हैं? ये फैमिली अफेयर बनाया गया। अगर वो प्रॉपर्टी थी तो उस प्रॉपर्टी को इसी तरह से ट्रस्टीज मेंबर्स बनाए गए कि उसको अपने तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये सर, ये डॉक्यूमेंटेशन में है ये चीज़ें। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में 2 नंबरी तो बहुत होती है ना, हर चीज में 2 नंबरी है। हम लोग मशहूर हैं इस बात के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक टॉप के लीडर को, जिसने कि दुनिया देखी हुई है, तजर्बा है, सारा कुछ, उनको इन चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे कि मतलब कोई लोग ऑब्जेक्शन करें कि को ये पर्सनल बेनिफिट ले रहा है, सर ये बहुत अच्छा जुमला आपने कहा, ले रहा है। तो ये चीज जो है ना, इसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जितने लीडर हैं वो आप देख लें, उनके जो वीडियोस लीक हुई हैं, बिजनेस बातें हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, अंदर हो रही हैं, तो ये एक तमाशा है, ये खत्म होना चाहिए। सर मैं यही तो कह रही हूँ, इमरान खान साहब चलें, अभी अंदर भी गए हैं, बाहर भी निकल जाएंगे, केस का फैसला कुछ भी होता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो शख्स जो कि सिर्फ सियासत में नहीं, अगर वो क्रिकेट में था तो उसके बल्ले पे भी लाखों डॉलर रुपए उसको मिल जाते थे, वो शख्स ऐसी गलतियां क्यों कर जाता है कि फैमिली अफेयर्स हो या उसके आसपास के लोग हों, वो उसको फंसा देते हैं और सामने जी केस जी है, पूरे पाकिस्तान को उसकी भुगतना पड़ता है, उसकी पॉपुलरिटी पे नुकसान पहुंचता है, ये तमाम चीजें। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, बात ये, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि उनको मतलब ये है कि कोई भी लीडर हो, जो पाए का लीडर है, जो उसको ये जेब नहीं देता कि वो इस किस्म की हरकत करे। अगर वो फिर करता है, देन ही हैज टू फेस द म्यूजिक। देखें, आपका एक इमेज है, ये एक बैड साइन कर दें तो 20 करोड़ इकट्ठा हो जाता है। इनको क्या जरूरत पड़ी है इस तरह के काम करने की, जिसमें कि सवाए बदनामी की और कोई चीज हासिल नहीं होती। तो इसका मतलब क्या होता है फिर? इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई ना कोई कहीं इंटरेस्ट होगा। तो अगर इंटरेस्ट है तो मतलब फिर बात बनती नहीं है। एक लीडर जो कि एक अपने आप को बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दीनदार पेश करे, तो उससे मतलब इस किस्म की गलती जो है तो वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती और ना ही उसको करनी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि देखें, उसके अपने इदारे के अंदर, हुकूमत के अंदर, वो लोग सब हर चीज को नोट करते जाते हैं और जो नई हुकूमत आती है उसको फाइल पकड़ा देते हैं कि जनाब ये चीजें जो है वो गलत हुई है। हालांकि उनकी उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है जिनकी, जो ये फाइलें तैयार करते हैं, लेकिन ये है कि वो एक परमानेंट है, ये टेम्पररी है, 5 साल के लिए आते हैं चले जाते हैं। दूसरी गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए आती है चली जाती है। तो अब ये तो देखें ना, बात ये है कि इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो अपनी उनकी जवाबदीदी है कि भाई वो किस तरह से अमल करें, कौन सा ऐसा लाया अमल इख्तियार करें
जिससे कि उनका दामन जो है वो साफ और सुथरा रहे। ऑफ कोर्स ऐसा ही है सर, क्योंकि जो साइनिंग अथॉरिटी होती है असल चीज उसी की होती है कि उस साइनिंग अथॉरिटी ने क्या किया, भले वो गिल्टी हो ना हो, लेकिन अगर उसके सिग्नेचर हैं, अगर वो उस वक्त का सरबराह था, अगर उसके साथ ये सब कुछ हुआ तो जाहिर सी बात है वो जवाब दे। फिर ये कहना कि कौन कितना ईमानदार था, कौन किसके साथ क्या हुआ, गलत हुआ, केस नहायत भोंडे तरीके से जरूर इस वक्त हल किया जा रहा है, लेकिन जो है वो हकीकत भी कोर्ट ने जब चेक किया तो जाहिर सी बात है। और दूसरा देखें, बात यह है ना, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जी सर, इट इज नॉट ए केस इन आइसोलेशन इमरान का। आपको पाकिस्तान के जितने लीडर हैं तो शायद बहुत कम होंगे जिन्होंने करोड़ों रुपए अपने माफ नहीं कराए। कौन से कानून के तहत माफ कराए हैं भाई? कितने लीडर होंगे जिनके ऊपर केस नहीं चल रहे थे? आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले भी फर्द जुर्म के बावजूद भी तो बहुत बात कुछ यह बन है जाते कि हैं। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। मेरा अपना जो जाती वो है, मैंने तो देखे पाकिस्तान बनने में भी बड़ा झंडे शंडे लहराए थे जब मैं बच्चा था, तो मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है कि हमने इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाया था कि यहाँ पे सिलेक्टिव लोग जो हैं वो हुकूमत करें, गरीबों का इस्तेसाल करें। अभी भी देखें लोग सड़कों पे सो रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। जैसे मैंने मतलब कोई एजुकेशन को आप देख लें, वहाँ गधे बंद होते हैं, स्कूलों के अंदर कोई नहीं है। आप टीवी पे रोजाना देख लें, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो ये अवाम में शऊर पैदा किया। इस शख्स को एक कंट्रीब्यूशन जो है, एक जो पॉजिटिव पॉइंट है, इसने लोगों में अवेकनिंग पैदा की, और ये जो है ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये इनको नाअहल करा दें, जो मर्जी कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही इज ऑन द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। आप देखें ना, क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे हैं 90 डेज? क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन? इसलिए नहीं करा रहे कि ये जीत नहीं सकते। बात बड़ी सीधी है। और जमहूरियत की जो रूह है वो तो इलेक्शन है। और ये जब इलेक्शन को तो ये सारे लीडर जितने 11 की 11 पार्टियां असेंबलियां डिजॉल्व करें जी, हम तो हफ्ते बाद अनाउंस कर देंगे। असेंबलियां डिजॉल्व करें, देखें हम इलेक्शन करा। मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने बयान है जो आप नेट के ऊपर उठा लें और देख लें। मतलब जिद में डिबोए जा रहे हैं चीज़ों को, जिद है जो इनको पाकिस्तान को डिबो रही है। अच्छा, ये बातें जो है ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा, ये वो शख्स कह रहा है कि जो पाकिस्तान को जिसने बनते हुए देखा है। बड़ी स्टेटमेंट है किसी ऐसे शख्स की ज़ुबान से ये बात कहना जिसने पाकिस्तान को बनते हुए देखा है। केस जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो स्टेटमेंट दी वो इंपॉर्टेंट है। बाजवा साहब आपकी तरफ आएंगे और ये क्वेश्चन सिर्फ आप ही से बनता है। ये जो 14 मई वाले इलेक्शन पे वजीर जो हमारे दाखिला हैं और ये सब चीज़ें हमारे सामने बयानात आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है जी 14 मई के इलेक्शंस के हवाले से जो भी होगा ये होना ही नहीं है। ये इसको किस तरह से आप जस्टिफाई करते हैं कि जी 14 मई को इलेक्शन नहीं होना है? देखिए, बात यह है कि ये क्वेश्चन यकीनी तौर पे आपने इससे पहले भी कई लोगों से किया होगा, आपके जो मेहमान होते होंगे, और हर आदमी ने अपनी शऊर और अपने नॉलेज के मुताबिक जवाब दिया होगा। मैं ये अर्ज करता हूं कि ये बातें दुरुस्त हैं कि 90 डेज के मुतल्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया। बेशुमार ऐसी बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं की गई। उनकी इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट तरीके से की गई और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी और तरीके से की गई। अब मैं गुजारिश करता हूं, देखिए, हर वो फैसला जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का या PMLN का नाम हो, तो यही फाजिल जैशाबान जो 3 है यही फैसला करें। नंबर 1। नंबर 2, इस बात को कर्नल साहब की बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरा पहला प्रोग्राम है उनके साथ, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि इस बात को इमरान खान न्याजी ने भी ये कहा कि हमें फुल कोर्ट बेंच बनाने में भी कोई इतराज नहीं है। तो हम तो पहले दिन से ये तरले करते रहे हैं, मिन्नतें करते रहे हैं, हर किस्म की रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि जज साहब आपने 9 का पहले बनाया एक बेंच, फिर वो 7 पे रहा, फिर वो 5 पे रहा, फिर वो 3-2 का फैसला हुआ। हम कहते हैं कि नहीं, वो 4-3 का फैसला था। तो आप मेहरबानी करें एक फुल कोर्ट बेंच बना दें, उस पर हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब हम नहीं कहते, अब तो इनके एक फाजिल जज साहब ने खुद ये फरमा दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने,
कि ये 4-3 से फैसला रिजेक्ट हो चुका है, वो पिटीशन जो है वो खारिज हो चुकी है। ये बात फादल जज साहब ने कही। अब अगर हमारे ऑनरेबल, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से ये गुजारिश करूंगा कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है, क्या अकेले के नाम ही सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, सारे जज साहबान का सेम ही हमारे लिए काबिल एहतराम है। इनके पास थोड़ी सी ज्यादा क्या है कि एक एग्जेक्टिव पावर इनके पास ज्यादा है और बाकी सारे जजेस सेम है। तो उनको भी, अच्छा ये कोई नहीं कहते कि जज साहब आप क्यों नहीं बनाते इसमें फुल कोर्ट, ये कहते हैं जी 90 डेज में नहीं कराए। अच्छा चले ये भी बात मान लेते हैं, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 14 मई को अगर इलेक्शन हो तो क्या वो बियॉन्ड 90 डेज नहीं है? वो बियॉन्ड 90 डेज है। उसके बाद 4 दिन के बाद वो असेंबलियां तोड़ी गई केपी की, उनके मतलब ये फादिल जज साहब ने सो मोटो नोटिस नहीं लिया। वहां क्या कोई और खुदा है? क्या किसी और मुल्क की बात थी? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? नंबर 3, अगर इसी तरीके से ही ये ऐसा कर दें कि उनसे जनरल जो इलेक्शन हो नेशनल असेंबली के, तो हर 4 साल बाद या 5 साल बाद ये फड्डा पैदा होता रहेगा कि जी एक बड़ा सूबा जो आधा पाकिस्तान से ज्यादा नेशनल असेंबली की उसकी सीटें हैं, जो यहाँ पे एमएनएज या एमपीएस बन जाएंगे, जो यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी, क्या वो आने वाले जनरल इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी? कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि जो आने वाली जो इलेक्शन है वो इकट्ठे होने चाहिए सारे साल में, एक ही वक्त में नेशनल असेंबलीज के और प्रोविंशियल असेंबलीज के, तो उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। हमें केपीके में वो उसको अनाउंस नहीं करते, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। अब फिर हमें ये कहते हैं जी हो जाते हैं, अदलिया तक बात पहुंचती क्यों है? फिर आप आइन की वही बात होती है, आइन की सुपरमेसी की बात करें या पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करें, इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो ये मेरी समझ से बाहर है। हम भी साफी हैं, हम भी स्टूडेंट हैं कि जनाब आइन की खिलाफ वर्जी अगर हो रही है तो तशरीह तो कौन करेगा? फिर जाहिर सी बात है तशरीह के लिए अदलिया का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि तशरीह कौन करेगा। बात यह है कि ये एक ट्रायंगल है जिसको मुकन्नना, अदलिया और इंतजामिया कहते हैं। ये सब सेम है, लेकिन ये सब चीजें, ये सब जो तीनों ट्रायंगल है, ये पैदावार है मुकन्नना की। उसने कानून साजी की और मुकन्नना ने पैदा किया कॉन्स्टिट्यूशन को। मुकन्नना ने बनाई इंतजामिया, मुकन्नना ने बनाई सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब यह है कि सुपरमेसी ऑफ मुकन्नना है, पार्लिमान को सुपरमेसी हासिल है। ये दूसरे दोनों इदारों को या दीगर सब इदारों को ये बात मानना पड़ेगी। और यही आपसे मैं एक और बात पूछना चाहूंगी, लेकिन मेरे साथ एक और गेस्ट भी आपके लिए सवाल भी छोड़ के जा रही हूँ। आपसे मैं सवाल ये छोड़ के जा रही हूँ कि 2/3 मेजोरिटी का भी तो सवाल पैदा होता है, आपके पास वो है नहीं। मैं इस वक्त जा रही हूँ दूसरे गेस्ट के पास, ज़ीशान अब्दुल्ला, माहिर कानून मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़ीशान अब्दुल्ला साहब, आज जो कुछ कोर्ट में हुआ, वकील की हैसियत से, कानून माहिर कानून की हैसियत से, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखें, आज जो हमने टीवी पे मनाजिर देखे उसमें नज़र ये आया कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को अदालत के अहाते में जो आइडेंटिफिकेशन ब्रांच है वहाँ से अरेस्ट किया गया। और अभी आपने देखा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला किया है। जो बज़ाहिर खबरें आ रही हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। अब इसमें जो पहलू देखने वाला है वो ये देखने वाला है कि आज इमरान खान साहब जिस मुकदमे में जमानत लेने के लिए हाई कोर्ट इस्लामाबाद गए थे, ये गिरफ्तारी जो उनकी हुई है, जहां तक मैं फैक्ट्स को समझ सका हूं, जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि ये गिरफ्तारी उनकी दूसरे किसी और मुकदमे में, जो कि नैब जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो बज़ाहिर जो खबरें आ रही हैं, देखें ना, अभी कोई चीज़ क्लियर पिक्चर तो आपके सामने है नहीं, ऑर्डर्स भी आपके सामने नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे पता ये चल रहा है कि चेयरमैन नैब ने जो एक ट्रस्ट का केस है जिसमें एक बिजनेस टाइकून के पैसे आए और वो पैसे फिर सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए जो कि कौमी खजाने में आने चाहिए थे। उसके बाद एक ट्रस्ट बना, ट्रस्ट को ज़मीन दी गई और उसमें इमरान खान साहब और इनकी अहलिया ट्रस्टीज़ हैं। ये मैटर टेकअप किया नैब ने और नैब ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। और आज जो अदालत में जो जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
गिरफ्तारी का नोटिस लिया तो वहां पे भी नैब ने और इन इदारों ने यही क्लैरिफिकेशन दी कि हमने इस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जिस मुकदमे में आप जमानत लेने आए थे, हमने इस दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया है। तो मेरे ख्याल से यही वजह रही होगी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं ने आपसे जो गिरफ्तारी चीज पूछना चाहती हूँ वो ये है कि कोई मुल्जिम, चले मुल्जिम हो, कोई भी शख्स आता है सुनवाई के लिए, उसको रिहाई मिल जाती है किसी केस से और उस पर फर्द जुर्म आयद होना होता है, वो नहीं होता, वो हट जाता है उन केसेस से, उसको इसके बाद भी अगर कोई और केस है तो जो तरीकाकार अपनाया गया का माहिर कानून की हैसियत से इस तरीके कार पे आप क्या कहते हैं कि जनाब एक शख्स निकल रहा है अपने केस की सुनवाई करके उसके बाद फौरन से उसको पकड़ लिया जाए? इसको थोड़ा सा नहीं, अव्वल तो सुनवाई वहाँ शुरू नहीं हुई थी जिस वक्त अरेस्ट किया गया। अभी आइडेंटिफिकेशन ब्रांच में थे जहां उन्होंने अपना एफिडेविट जो है वो साइन करना था और उसके बाद उनको जो आइडेंटिफाई एक ब्रांच होती है हर हाई कोर्ट्स में आजकल बनी हुई है, वहां से अरेस्ट किया। देखिए, इस अरेस्ट को तो मेरे ख्याल से कोई भी इसको ये नहीं कहेगा कि ये जस्टिफाइड था। इस तरह अदालत के अंदर जाके इस तरह इतनी हैवी फोर्स के साथ एक एक्स प्राइम मिनिस्टर या कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो उसको इस तरह अरेस्ट किया जाए जबकि वो कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करने किया गया है। लेकिन जहां तक कानूनी बात है, अगर आप कानून को सामने रखें तो अदालत सिर्फ उस मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी देने की मिजाज है जो मुकदमा किसी के खिलाफ रजिस्टर हो गया हो। अगर मुकदमा रजिस्टर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है जजमेंट, उसमें उन्होंने यही होल्ड किया है कि जी आपके खिलाफ अगर कोई मुकदमा नहीं है तो आपको जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पे जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि जिस मुकदमे में जमानत लेने गए थे उस मुकदमे में अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट किया है किसी और मुकदमे में। चेयरमैन नैब को सेक्शन 24A में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने के इख्तियारात हैं जब कोई मुकदमा आज जो कानून है इन अमेंडमेंट्स के बाद, जिन अमेंडमेंट्स को इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, अभी उन अमेंडमेंट्स का कोई फैसला आया नहीं है, लेकिन उनके मुताबिक उस अमेंडमेंट जो आज का नैब का लॉ है उसके मुताबिक सेक्शन 24A में चेयरमैन नैब को वारंट इशू करने के इख्तियारात हैं, लेकिन उसमें 4 कंडीशंस हैं। अब जो वारंट आपने, आई डोंट नो आपकी नज़र से वो गुजरा है नहीं गुजरा, जो वारंट ऑफ अरेस्ट इमरान खान साहब का आज सोशल मीडिया में शाम को सर्कुलेट हुआ। अब मुझे नहीं पता कि वो वारंट वाकई वही वारंट है या वो वारंट सही वारंट नहीं है, क्योंकि उस वारंट में सेक्शन 24 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं की गई। बज़ाहिर बातियों नजर में नजर यही आता है कि उस वारंट, बिकॉज अब आपको 4 रीजन देने हैं चेयरमैन नैब ने वारंट इशू करते हुए, जब केस इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड हो जाए, इंक्वायरी स्टेज से निकल जाए। तो पहला तो यह है कि सेक्शन 18C का एक प्रोविजो है, वो ये कहता है कि जब इंक्वायरी मुकम्मल हो जाए तो नैब ने वो इंक्वायरी रिपोर्ट मुल्जिम को देनी है, मुल्जिम को प्रोवाइड करनी है। अगर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड हो जाता है तो 4 सूरतें दी हुई हैं जिसमें अगर मैं इफ आई कैन ट्रस्ट माय मेमोरी, तो पहली कंडीशन ये है कि मुल्जिम मुल्क से फरार हो रहा हो, तब वो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते हैं। अगर मुल्जिम को ये आपको खतरा हो कि वो एविडेंस टेम्पर करने की पोजीशन में है, यानी जो एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं या कलेक्ट करेंगे उसको वो टेम्पर कर सकता है, तब उसको अरेस्ट कर सकते हैं। बाकी अब तो वो लेकिन ये जो वारंट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, इसमें ऐसी किसी कंडीशन का जिक्र नहीं है। अब आई डोंट नो PTI या इमरान खान साहब का क्या, उनकी कानूनी टीम उनको क्या मशवरा देती है। अगर यही वारंट है तो इस वारंट की पिटीशन फाइल हो सकती है, ये वारंट चैलेंज हो सकता है और ये वारंट बाती उन नज़र में सेक्शन 24A के वायलेटिव है, ये कॉन्ट्ररी है। इसमें रीजंस नहीं दिए कि क्यों ये वारंट ऑफ अरेस्ट, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी समझ हमें ये आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इनको एक ऐसे मुकदमे में अरेस्ट किया गया है जिस मुकदमे में इल्ज़ाम ये है कि यूके में यूके से जो पैसे पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को आए थे, तकरीबन वो मेरे ख्याल से 190 मिलियन पाउंड्स थे, वो अमाउंट इट वाज सपोज्ड टू बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी नेशनल एक्सचेकर के अकाउंट में पैसे जाने थे, जबकि वो पैसे डिपॉजिट करवा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जिसमें
बहरिया टाउन की लायबिलिटीज पे होनी थी। अच्छा, अब यहाँ पे कानूनी सवाल जो है वो ये उठता है कि वो जो डिसीजन था वो कैबिनेट डिसीजन था। वो कैबिनेट डिसीजन, अगर वो कैबिनेट डिसीजन था, फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन था, तो पहली बात तो ये है कि सेक्शन 4 है नैब के कानून का, जिसके तहत नैब को इख्तियार ही नहीं है इन डिसीजंस पे कोई केस बनाने का। अब ये खैर अभी तो हम सिर्फ अजम्पशन से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि कोई चीजें सामने तो आई नहीं है, अभी तक पब्लिक हुई नहीं है कि क्या केस बनाया है, क्या इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन अगर कैबिनेट डिसीजन को इन्होंने वजह केस बनाया है तो वो मेरे ख्याल से सर, नैब आपकी के दायरा बातों में जो इख्तियार की बात है। इम्पोर्टेंट मुद्दा है ना, जो मैं आपके जुबान से कानूनी माहिर के तौर पे सुनना चाह रही थी, वो यकीनन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी कंप्लीट हुई नहीं, आपने वारंट गिरफ्तारी आपने जारी कर दी है। आप और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एक और भी है कि इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुलजिम को नहीं दी गई, जबकि कानून, आज जो कानून है, अच्छा इसमें डॉक्टर साहब एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है समझने की, कि देखिए ये वही कानून है जिस कानून की आज हम बात कर रहे हैं। इसी कानून को इमरान खान साहब ने खुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। अब डेफिनेटली सिंस इट इज अ लॉ ऑफ लैंड, तो ही विल टेक बेनिफिट ऑफ दिस आल्सो, और वो बेनिफिट उनको एज अ सिटीजन ऑफ बहुत पाकिस्तान। शुक्रिया ज़ीशान, आप हमारे साथ थे और यकीनन आपने मुद्दे पे वही बात की जो इम्पोर्टेंट थी। आसिफ बाजवा साहब, आखिरी मिनट है हमारे पास। जो आप कह रहे थे आइन की तरमीम के हवाले से, सर वो बात कर लेंगे। 2/3 मेजोरिटी आपके पास नहीं है, शॉर्ट आंसर। जी सर। मैं अर्ज करता हूं, ये बात दुरुस्त है कि 2/3 मेजॉरिटी की बाबत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर सकती है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रीड राइट नहीं कर सकती। वो बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो अगर कोई पार्लिमान में कोई मैटर कोई मैटर पेंडिंग हो, कोई बिल पेंडिंग हो, जब तक वो बिल पास होके लॉ उसके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बन जाए, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट उसको उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। लेकिन क्या ये बात भी अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को समझाने की बात थी किसी के? क्या कोई एक छोटा वकील बहुत शुक्रिया, आपका मौकफ हमारे पास आया। यकीनन किसी और प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस करेंगे। वही दुआ है जो हमेशा करते हैं, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।